बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था नागरिकता के बारे में। क्या होती है नागरिकता और लोकतांत्रिक राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हमने जाना था अंदर और बाहर के संघर्ष का, कि किस प्रकार से नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जहां अपनी आजीविका के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो किस प्रकार से इसका प्रतिरोध और प्रतिवाद करते हैं। आज हम जानेंगे नागरिक और राष्ट्र के संबंधों के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहले राष्ट्र राज्य की अवधारणा। क्या है राष्ट्र राज्य की अवधारणा? एक राष्ट्र है वो अपनी पहचान केवल अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं बताता है, अपितु उस राष्ट्र के नागरिक, अपितु उस राष्ट्र की संस्कृति, अपितु उस राष्ट्र के विश्वास, उनका ध्वज, उनका राष्ट्रगान, ये सारी की सारी बातें वो अपनी पहचान की परिभाषा में लेकर आते हैं। अर्थात केवल उसका एक निश्चित क्षेत्रफल राष्ट्र नहीं है, अपितु उन लोगों के साझे विश्वास, वहाँ के नागरिकों की साझी मान्यताएं उसे राष्ट्र के रूप में गढ़ती हैं। यह अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। कौन सी? राष्ट्र राज्य की। राष्ट्र राज्यों का दावा कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि यथासंभव जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। अर्थात जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपनी पहचान इस रूप में बताते हैं कि भाई हमारे सभी नागरिकों को हमारे राष्ट्र के नागरिक के रूप में पहचाने जाने की अनुमति है, पहचाने जाने की इजाज़त है। लेकिन समस्या क्या है कि बताने को तो बताया जाता है लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों द्वारा कि हमारा लोकतंत्र समावेशी लोकतंत्र है, अर्थात यहाँ के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं उन सब को हमारे राष्ट्र के रूप में पहचान प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में कुछ नागरिकों को अपनी साझा संस्कृति, विश्वास को बनाए रखने में ज़्यादा आसानी होती है बजाय अन्य संस्कृतियों के। कुछ संस्कृतियों को ज़्यादा नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं तुलना में अन्य किसी समुदाय के। देखते हैं, व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस प्रकार परिभाषित करने की ओर अग्रसर होते हैं जो कुछ नागरिकों को राष्ट्र के साथ पहचान कायम करने में अन्य की तुलना में आसान होती है। अर्थात थोड़ा सा भेदभाव यहाँ पर होता है। यहाँ पर किसी एक समुदाय को राष्ट्र के साथ पहचान कायम करने में अन्य समुदायों की तुलना में थोड़ी आसानी रहती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है फ्रांस का। यहाँ यूरोपीय मूल के लोगों के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। अर्थात जो फ्रांस है, यहाँ पर यूरोप से जो लोग आए हैं उनको भी अपने राष्ट्र के नागरिक के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। साथ ही जो उत्तर अफ्रीका से लोग आए हैं उनको भी शामिल किया है। लेकिन उनके लिए शर्त ये होती है कि उनको फ्रांसीसी संस्कृति में रच बस जाना होता है। अर्थात सार्वजनिक जीवन में जो फ्रांसीसी संस्कृति है उसका प्रदर्शन उन्हें करना होगा। और इस बात की कोई एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं है कि कौन सी हम बातों को, घटनाओं को, क्रियाकलापों को सार्वजनिक नीति के अंतर्गत देखेंगे। अर्थात जो लोग बाहर से आए हैं उनकी तुलना में अन्य लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है वहाँ की नागरिक पहचान को कायम रखना। देखते हैं, सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में फ्रांसीसी संस्कृति के साथ आत्मसात हो जाएं। सिख छात्रों की स्कूल में पगड़ी पहने जाने की मांग वहां पर हुई थी। इसी तरह से जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्होंने सर पे दुपट्टा ओढ़ने की मांग वहां पर रखी थी। तो सीधी सी बात है कि जिनके धर्म इस तरह की पहचान की मांग नहीं करते उनके लिए ज़्यादा आसानी है वहाँ पर अपनी नागरिक पहचान कायम रखने की। फिर अपन उदाहरण
उदाहरण लेते हैं, एक और समस्या अपन लेते हैं, जो ये है कि नए आवेदक अर्थात नागरिकता के लिए कोई व्यक्ति जो कि बाहर से आया है और उसने आवेदन किया है, तो उनके लिए भी अलग अलग प्रकार की शर्तें अलग अलग देशों ने रख रखी हैं। जैसे कि इजराइल और जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जात के मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। यहाँ पर कुछ विशेष धर्म वालों को, कुछ विशेष जाति वालों को वरीयता प्रदान की जाती है। एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अब बात करते हैं भारत में नागरिकता की। भारत और नागरिकता, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आप को बताता है और निसंदेह है भी। हमारे भारत में धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और हमारे भारतीय संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए कि हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति इतने बड़े भारत की उसकी सारी मांगें, विचार और समस्याएं हैं, उनका समाधान एक तरह से हो जाए। हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए जो कि सारी की सारी संस्कृतियों को समायोजित करके चलने वाले हैं। सभी प्रकार की विविधताओं से भरे जो भी यहाँ समुदाय हैं, जो भी यहाँ संस्कृतियाँ हैं, उन सब को महत्व देते हुए, उन सब की मान्यताओं का सम्मान करते हुए और सबको अधिकार और कहें कि अपना विकास, उत्तरोत्तर प्रगति करने की आवश्यक सुविधाएं, उपलब्धताएं हमारे संविधान में के प्रावधान में की गई हैं। देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाता है। भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की है। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों को बनाए रखने का प्रयास किया है कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी रिवाज हैं, उन सभी को बनाए रखने का प्रयास किया है। किसी भी भाषा, धर्म का उत्पीड़न करने से मुक्ति है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। संविधान द्वारा नागरिकता का लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया गया है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज किए गए हैं ताकि उन अधिकार और दायित्वों को कोई हमसे छीन ना सके। लेकिन फिर भी विवाद है। इतने लोकतांत्रिक समावेशी प्रावधान होने के बावजूद हमारे भारत में विवाद सामने आए हैं, संघर्ष सामने आए हैं, नई नई मांगे सामने आई हैं। कौन कौन से विवाद हैं? महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन। ये मानते हैं कि उनकी नागरिकता के पूर्ण अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे नई नई मांगे सामने आते हैं, नए नए आंदोलन सामने आते हैं, नई नई महत्वाकांक्षाएं सामने आते हैं और ऐसे समूह मांग उठाते हैं जिनको कि हाशिए पर ठेला जाता है। लेकिन ऐसे समूह की मांगों का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से विचार विमर्श के द्वारा ही होना चाहिए और क्योंकि हमारा अनोखा संविधान सभी विविधताओं को समायोजित करता है तो निसंदेह सकारात्मक समाधान हमारे देश की सरकारों द्वारा निकाले जाएंगे, हमारी न्यायपालिका के सहयोग से निकाले जाएंगे। अब हम चलते हैं सार्वभौमिक नागरिकता की ओर। सार्वभौमिक नागरिकता अर्थात विश्व के प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी देश की नागरिकता होनी ही चाहिए ताकि वो भी एक अपनी पहचान कायम कर सके और उस पहचान के बलबूते मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर एक मनुष्य का सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। मिलनी चाहिए सबको, बहुत ही उम्दा विचार है, लेकिन व्यवहार में क्या है जरा इन तस्वीरों पर नज़र डाल लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं ये शरणार्थियों की हैं, शरणार्थियों के उन शिविरों की हैं। वो व्यक्ति जो कि अपने देश से किसी भी उत्पीड़न के कारण, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर अन्य समुदायों द्वारा हो रही हिंसक घटनाओं के कारण या फिर उनकी सरकारों द्वारा ही उठाए जा रहे दमनकारी कदमों के कारण अपने ही राष्ट्र से उनको भागना पड़ता है, अपनी ही जमीन, अपनी ही मातृभूमि छोड़कर उनको वहां से निकलना पड़ता है। वहां उनको रहने नहीं दिया जाता और कहीं उनको अपनाया नहीं जाता और फिर उनकी पूरी जिंदगी या पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह के इन शिविरों के अंतर्गत, इस गंदगी के अंतर्गत अपना जीवन काटते हुए गुजारनी पड़ती है।
इनके लिए क्या मतलब है नागरिकता का? क्या इनकी पहचान इन्हें नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर क्या सभी राष्ट्रों को इनको अपना लेना चाहिए? बात तो सभी जगह होती है, लेकिन कोई भी राष्ट्र इनको अपनाने का जोखिम नहीं लेता, क्योंकि इनकी वजह से राष्ट्र पर बढ़ता अतिरिक्त भार, संसाधनों पर बढ़ता अतिरिक्त भार और अपराधों की बढ़ती घटनाओं के कारण भी अपनी सुरक्षा को कोई भी राष्ट्र जोखिम में डालने का खतरा नहीं मोल लेता है। तो फिर क्या होना चाहिए इनका समाधान? देखते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते हैं और काम करते हैं, या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे देश में आ गए, बहुत सालों से ये रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन्होंने हमारे देश की नागरिकता के लिए आवेदन किया है, तो इन सबको ही नागरिकता प्राप्त हो जानी चाहिए, उस राष्ट्र की पहचान मिल जानी चाहिए। लेकिन व्यवहार में नागरिकता देने की शर्तें निर्धारित हैं। किसी भी व्यक्ति को यूं ही नागरिकता नहीं मिल जाती। प्रत्येक राष्ट्र ने कुछ शर्तें, कुछ नियम बना रखे हैं जिनके तहत वो किसी नए व्यक्ति को अपने राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करते हैं। जो अवांछित आगंतुक हैं, इनको नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताओं द्वारा बल प्रयोग भी किया जाता है कि जो नागरिक बाहर से आए हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो कि प्राप्त कर पाते हैं नागरिकता, और जो अवांछित हैं उनको अपने राष्ट्र से बाहर खदेड़ने में कई बार राज्य सत्ताओं द्वारा बल प्रयोग किया जाता है। तो एक बार सोच कर देखिए वो परिस्थिति कि उनको अपनी मातृभूमि से निर्वासित कर दिया गया, वो जहाँ भी जिस राष्ट्र के दर पर गए उन्हें वहाँ से भी बल प्रयोग करके बाहर निकाल दिया गया। क्या वो मनुष्य का जीवन है? किस तरह से, कितनी पीड़ा में, कितने संघर्षों में वो अपना जीवन काट रहे हैं। देखते हैं, ये है शरणार्थी। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वे घर भी नहीं लौट पाते, तो ऐसे व्यक्ति शरणार्थी कहलाते हैं। इनमें से अनेक लोग वर्षों तक, पीढ़ियों तक राज्यहीन व्यक्ति के रूप में शिविरों में पड़े रहते हैं, क्योंकि इन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाती, और बिना पहचान के ना इनको वोट देने का अधिकार है, ना इनको जमीन खरीदने का अधिकार है, ना इनको काम पाने का अधिकार है। इवन कोई अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, ना ये अपने बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं, ना इनको सुविधा व्यवस्थाएं मिल पाती हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हुए होते हैं। इसलिए जो मूल समाज है किसी भी राष्ट्र का, उसके द्वारा भी इन्हें नकारा जाता है। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति, लेकिन ये देशों में है अंगीकार करने की नीति, लेकिन फिर भी ये देश हैं वो अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करके अपनी सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहते। कुछ सवाल हैं फिर कि जो शरणार्थियों के लिए उस लोकतांत्रिक वायदे का क्या अर्थ है जो ये कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ हम एक बार फिर मानवाधिकारों के घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में अपन ने अध्याय 5 में अध्ययन किया था कि प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इन शरणार्थियों के लिए क्या मतलब है ऐसे लोकतांत्रिक दावों का, ऐसे मानवाधिकारों के दावे का? क्या उनकी जो जीवन जिस तरह से घटित हो रहा है, जिस तरह से कट रहा है, क्या उन घोषणाओं का, क्या उन दायित्वों का, क्या उन वादों का इनके लिए कोई मतलब निकल पाता है? एक और सवाल है कि क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है? ये जो नागरिकता की अवधारणा अपन पढ़ रहे हैं, ये जो सदस्यता की बात अपन कर रहे हैं, ये जो राष्ट्र की पहचान की बात अपन कर रहे हैं, तो क्या ये नागरिकता की अवधारणा ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे शरणार्थियों के लिए कोई समाधान निकाल सकती है? अगर नहीं, तो फिर किस तरह की वैकल्पिक पहचान उन्हें दी जा सकती है? अगर मान लीजिए हम उन्हें नागरिक नहीं मान सकते, तो क्या कोई ऐसा विकल्प हो सकता है कि उनको वो वैकल्पिक पहचान मिल जाए और इनका जीवन थोड़ा कहें कि एक अपन ठीक ठाक सा मनुष्य के लायक जीवन वो जी सकें? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजीन पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि केवल एक राष्ट्र के नागरिक तक हम क्यों सोचें? क्या हम एक संपूर्ण विश्व की एक पहचान बना लें कि भाई फिर ऐसी जो शरणार्थी
की समस्या है वो एक तरह से क्या हम उससे छूट पा लेंगे कि क्यों ना एक संपूर्ण विश्व समुदाय के होने के नाते हम एक वैश्विक पहचान बनाने लग जाएं, जहां नागरिकता की अवधारणा अब एक राष्ट्र तक सीमित है, एक राष्ट्र के पहचान के रूप में, एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में हमारी पहचान कराती है। वहीं क्या हम एक ऐसी कोई विश्वजीन धारणा अपना लें कि जहां हम संपूर्ण विश्व के सदस्य के रूप में अपनी पहचान कायम कर सकें। क्यों आई ऐसी बात? ऐसा क्या कारण है कि आज सिद्धांतकार हैं वो एक संपूर्ण विश्व को एक समुदाय बनाकर उसकी एक पहचान बनाने की बात करते हैं। आज कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इस कोरोना महामारी ने ये बात तो साबित कर दी कि हम लोग एक दूसरे से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कैसे ये बीमारी तेजी से एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और बहुत जल्द पूरे विश्व को इसने अपने आगोश में ले लिया, बहुत सारी सावधानियों के बावजूद भी। अर्थात इस महामारी ने ये साबित किया कि हम इस विश्व के लोग कितने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, संचार साधनों का ज़माना है। आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण जो राष्ट्रों की भौतिक सीमाएं हैं उनमें कमी आई है। उच्च स्तरीय परिवहन के साधनों के कारण आज भौतिक दूरियां दो राष्ट्रों के मध्य बहुत कम हो गई हैं। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए क्या हम एक वैश्विक समुदाय बनाने की ओर नहीं सोच सकते? जैसे ही वैश्विक समुदाय बनेगा, जैसे ही राष्ट्र आपस में इस भावना के साथ संबंध होंगे, तो ये जो शरणार्थी हैं क्या इनकी समस्याओं का कुछ हल निकल सकता है? इन्हें भी तो एक विश्व समुदाय के सदस्य के रूप में फिर पहचान मिल जाएगी। और अगर मसला दो राष्ट्रों का है तो उसको सुलझाने में भी ज़्यादा आसानी होगी। चलिए देखते हैं, आज के विश्व की बात करें तो आज के विश्व में लगभग सभी राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी हैं। चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ले लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या ले लीजिए, चाहे वो आतंकवाद की समस्या ले लीजिए, तो लगभग सभी राष्ट्रों की समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं। क्यों है एक जैसी? क्योंकि आज संचार, इंटरनेट, टेलीविज़न के माध्यम से एक मजबूत जुड़ाव सभी राष्ट्रों में आया है। आज लोगों के साझे सरोकार हैं, साझी सहानुभूति है, अर्थात भावनात्मक जुड़ाव लोगों में देखा जाता है। आज जब विश्व के किसी भी कोने में सुनामी आती है, पूरा विश्व अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है, पूरे विश्व से उस क्षेत्र के सहयोग के लिए मतलब कि अपना अपना योगदान लोगों द्वारा भेजा जाता है। अर्थात हम केवल संचार से ही नहीं, केवल भौतिक रूप से ही नहीं, केवल आवागमन के साधनों से ही नहीं, अपितु भावनाओं से भी एक दूसरे से संबंध हैं। क्योंकि समस्याएं एक जैसी हैं, इसलिए हमें उनके समाधान भी साझे निकालने हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम करना है, आतंकवाद की समस्या से कैसे निपटना है, इन सारी बातों का समाधान है वो सारे विश्व को एक साथ ही करना होगा। सशस्त्रीकरण की जो नीति है उससे कैसे निपटना है। देखिए, आज राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोगों का जुड़ाव है और इन भावनाओं जुड़ावों को मजबूत करके एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ा जा सकता है। एक विश्व नागरिकता की अवधारणा के बारे में सोचा जा सकता है। इसके आकर्षण क्या हैं? आखिर क्यों इस तरफ हम बढ़ रहे हैं? आखिर क्यों सिद्धांतकार विश्व नागरिकता की ओर बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं? तो देखिए, जान लेते हैं इसके आकर्षण कि राज्य सत्ताओं के समक्ष ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मुकाबला वे अकेली अपने बल पर नहीं कर सकती। राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो जाएगा जिसमें कई देशों की सरकारों को संयुक्त प्रयास करना होता है। राष्ट्रीय नागरिकता को इस समझदारी से जोड़ने की जरूरत है कि आज हम सब अंतर संबंध हैं, आज हम सब विश्व में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस वैश्विक अवधारणा का विकास होगा, अगर हम सब एक दूसरे को अंतर संबंध मानते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो निसंदेह इस शरणार्थी समस्या का भी हल होगा और उन समस्याओं का हल पाने में भी ज़्यादा आसानी
परेशानी होगी जिनका हल दो या दो से अधिक राष्ट्रों के द्वारा मिलकर किया जाना ही संभव है। तो जाना हमने सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में, जाना हमने शरणार्थी समस्या के बारे में। अब हम जानते हैं इस जो अभी अपने पढ़ा इस वीडियो ये भाग, इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है सार्वभौमिक नागरिकता से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे कि विश्व के सभी नागरिकों को, सभी मनुष्यों को किसी न किसी राष्ट्र की सदस्यता के रूप में पहचान प्राप्त होनी चाहिए। शरणार्थी समस्या क्या है? वे लोग जो कि किसी युद्ध के कारण, महामारी के कारण, उत्पीड़न के कारण अपने देश से जिनको बाहर निकलना पड़ता है, अपना देश छोड़ना पड़ता है और किसी अन्य देश की उनको नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो फिर वो अवैध नागरिकों के रूप में शरणार्थी शिविरों के अंतर्गत रहते हैं, जिन्हें उस राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोग शरणार्थी कहलाते हैं। नागरिकता के समावेशी लोकतांत्रिक प्रावधान क्या है? नागरिकता के समावेशी लोकतांत्रिक प्रावधान सभी नागरिकों को एक पहचान देने की बात करते हैं, सभी सदस्यों को पहचान देने की बात करते हैं, अधिकार देने की बात करते हैं। तो ये था हमारा अध्याय 6 नागरिकता। अगले वीडियो में हम लेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।